प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच काशी विश्वनाथ अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं और वहां की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। डमरू बजाते हुए वहां भगवान भोलेनाथ के जय घोष के साथ आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं। हर हर महादेव सुनाई दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनफैक्ट 2026 में ये पहला उनका वाराणसी का ट्रिप है, 2 दिनों की विजिट है उनकी। तो जब उधर पश्चिम बंगाल में वोटिंग चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां वाराणसी में, कल आपने देखा उन्होंने महिला आरक्षण के संदर्भ में अपनी बातें स्पष्ट की। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा बीच में आ गए, हम तो 33% चाह रहे थे महिलाओं को उनका हक मिले, लेकिन देखिए ये इन्होंने होने नहीं दिया। और आज वो वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे हुए हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, नोट करने वाली बात है। टेक्निकली यहां कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जाहिर है चुनाव तो बंगाल में चल रहे हैं और प्रधानमंत्री अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हैं। लेकिन आपने देखा जब वहां चुनाव प्रचार थमा पश्चिम बंगाल में, तो पहले वो सिक्किम गए, गैंगटॉक में दिखाई दिए और आज वाराणसी में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग, उसकी स्ट्रैटेजी, इसको निश्चित रूप से आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। समीर चौगांवकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष जो कल से आरोप लगा रहा है कि टीएमसी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी इसे बंगाल में प्रचार अभियान के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर जिक्र करना। भाई प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम वहाँ पहले से तय था। अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी अपने पार्टी वर्कर्स को संबोधित करने गए, आम जनता को संबोधित करने, उनसे अगर मिलने गए, काशी विश्वनाथ दर्शन करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसे राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, चुनाव प्रचार करना था, प्रधानमंत्री मोदी ने 7 जिले की 142 सीटों पर जहां आज मतदान हो रहा है वहां धुआंधार प्रचार किया। अमित शाह नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें टेक्निकली कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं डिफेक्टो, कुछ चीजें होती हैं डी ज्यूरे। तो क्या एक तरीके से विपक्ष को मौका मिला है कि वो ये आरोप लगाएं जिसका आपने जिक्र किया? संजय सरकार जी के पास जाना चाहूंगा। संजय सरकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? इसमें टेक्निकली तो कुछ गलत नहीं है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकता है, पूरा प्रचार होता है। अभी डमरू बज रहा है, जिस दिन आम जनता बन जाएंगे तो उस दिन खंजन भी नहीं बजेंगे। जिस दिन अहल्याबाई मंदिर तोड़ा गया था उस दिन प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया था, क्योंकि 500 साल पुराना मंदिर था। जिस दिन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के हजारों शिवलिंग तोड़ा गया था उस दिन उसको दिखाई नहीं दिया था। छोड़ दीजिए, ये तो अपना 2008 में गुजरात में 13 अक्टूबर के दिन 146 मंदिर से गांधीनगर शहर बटाने के लिए तोड़ दिया गया था। ये बड़े हिंदू बनता है। गाय बीफ के एक्सपोर्ट में अभी हिंदुस्तान में कितना मतलब 1,52,000 मेट्रिक टन हर साल जाता है। हलाल बीफ देने के लिए ओमान को साथ में आपको एग्रीमेंट भी कर चुके हैं। तो ये इसको आलमा जैसे कंपनी से चंदा भी लेता है। ये किस तरह से हिंदू है आज भी हम समझ नहीं पाए। ओरिजिनली हिंदू है क्या? हिंदू को बंगाल में बैठे हैं आप ये जो बातें कह रहे हैं एक्सपोर्ट की, आप बंगाल में बैठे हैं, आज चुनाव वाला दिन है, आपको नुकसान तो नहीं हो जाएगा इससे? ये भी मैं आपसे समझूंगा, लेकिन उससे पहले गौतम दा के पास एक बात जानना चाहता हूं। गौतम दा, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ एक चीजों से खुद को इस बार एसोसिएटेड दिखाने की कोशिश की है। बंगाल के खान पान से, बंगाल के फुटबॉल प्रेम से भारतीय जनता पार्टी ने खुद को जोड़कर दिखाने की कोशिश की है। इसका क्या आप सिग्निफिकेंस देखते हैं बंगाल के चुनावों? देखिए, आपने जो जैसे कहा कि टेक्निकली तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन संजक से आज चुनाव का दिन है। आप पहले भी देखिएगा, चुनाव के दिन ऐसे ही प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जाते हैं जहां से एक मैसेज जाता है, क्योंकि बनारस जाग गया तो हिंदू मतदाता के ऊपर एक मैसेज तो जा रहा है। बात तो सही है। प्रधानमंत्री चुनाव में रंग लगा दिया, बहुत कुछ झालमुड़ी खाया, बंगाल में गंगा में नाव पे सफ़र किया, उसके बाद सिक्किम जाके फुटबॉल खेला, ताकि फुटबॉल बंगाल के लिए बहुत मशहूर एक खेल है। इसके बाद आज बनारस में आ गया है, तो इसलिए वो जो उनका जो रणनीति जो है, भले ही आपको लगेगा कि चुनाव प्रचार नहीं है,
लेकिन ये चुनाव के लिए एक मैसेज तो जरूर जा रहा है। इसी दौर मैं कहूंगा कि इस बार चुनाव नहीं तो अगर गौतम दा, देखिए आप खुद कह रहे हैं कि इसमें टेक्निकली कुछ गलत नहीं ना, तो अगर ये कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की एज अ पॉलिटिकल पार्टी अपनी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए उनकी तरफ से की जा रही हैं, तो क्या इससे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए, या वैसा काम है जिसको बेशक ये किताबों में लिखी हुई मनाही नहीं है लेकिन दूसरी पार्टियों को नहीं करना चाहिए, वो ठीक ही कर रहे हैं? क्या नजरिया है आप? नहीं, दूसरे पार्टी को इस तरह का सोचना चाहिए, कैसे चुनाव रणनीति बनाए। बिल्कुल, जैसे ममता वहां पे कर रहा है कि सारे बूथ पे घूम रहा है, उसका दूसरा एक तरीका है। लेकिन इस बार एक मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री अपना प्रतिष्ठा बंगाल का चुनाव के लिए लगा दिया है। आप एक और महत्वपूर्ण बात है गौतम दा, मोदी वर्सेस ममता, ये चुनाव चल रहा है। ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि हर एक कैंडिडेट जो लड़ रहा है, समझ लीजिए मैं वहां खड़ा हुआ हूं। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे अपने स्टेक्स को लगा दिया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें फायदा होता है तो बहुत बड़ा क्रेडिट मिलता है, नुकसान होता है तो उतना ही बड़ा जोखिम भी होता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। लेकिन मैं अब रोहन के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। रोहन, एक और बात लोग इसको अंडरलाइन कर रहे हैं कि ये चुनाव 2021 के हिसाब से इस लिहाज से अलग है कि उधर बांग्लादेश में जो हुआ उसका निश्चित रूप से असर हुआ है, भारत में भी हुआ है और पश्चिम बंगाल में बहुत हुआ है। क्या ये बात सच है? आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, बिल्कुल, अगर नेबरिंग दूसरा कोई देश है तो उसका इम्पैक्ट तो हमारे इसमें, क्योंकि बॉर्डर स्टेट तो पड़ने ही वाला है। और पूरे देश की जनता ने देखा जी, जब जो होम मिनिस्टर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सीआरपीएफ को 585 किलोमीटर में जगह में फेंसिंग करने के लिए हमको जमीन नहीं दी, जिसका जवाब कभी भी टीएमसी ने नहीं दिया। उन्होंने इस बात का स्वीकार किया। कल हाईकोर्ट ने भी लताड़ लगाई है सरकार को कि आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो जब आप इंटरनेशनल पॉलिसी आपकी राज्य की चुनाव में अगर इन्वॉल्व होती है तो ये तो खतरनाक। अभी रोहन, हम देख रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में बैठे हुए हैं, बाबा विश्वनाथ के समीप बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से मनोहारी तस्वीरें हैं। लेकिन चुनाव के दौरान ऐसी तस्वीरों का आना क्या आपको लगता है? देखिए, तकनीकी रूप से एक बार फिर से हम ये जानते हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहा जाता है, मेरा सवाल आप समझ गए होंगे, मैं आता हूं, पहले मंत्रोच्चार सुन लेते हैं। नमस्ते दुतमन्नवहुतो तैघवे नमः बाहुभ्यामुदते नमः जामिषुं गिरिशं तहस्ते बिभर्तवे शिवाङ्गदेतां कुर्माहिकुं सीः पुरुषं जगतः शिवेन वच गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वं जगदयशृं सुमनाय सत यद्यवोचतरि। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षवायाभ्यन्तरशुचि पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु सार्यक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिस्तु विनाशाख्या पुण्यकल्याण विनायकं प्रियाचन्द्रिं संच ब्रुवन्तु नः। शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः शनि। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। कल प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे, आज वहीं उनकी मौजूदगी है। इस समय बाबा विश्वनाथ के मंदिर में गर्भगृह में बाबा के समीप बैठकर पूजा अर्चना उनकी चल रही है। अभिजीत हमको जानकारी दे रहे हैं। अभिजीत, आपने नोट करने लायक क्या बात है जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? दूसरे बंगाल से आए हुए बहुत सारे पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ वाराणसी में भी उनकी मौजूदगी है। आज वहाँ दूसरे फेज का इलेक्शन भी चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं?
देखिए, सबसे बड़ी बात, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुंचे तो सबसे जो मेन एजेंडा में था वो थी नारी शक्ति, और नारी शक्ति अभिनंदन के तौर पर नारी सम्मेलन किया गया जिसमें 50,000 से ज़्यादा महिलाएं एकत्रित हुई। तो आधी आबादी को एक तरीके से एड्रेस करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और यहाँ से एक बड़ा संदेश महिलाओं के लिए दिया, जो कि पश्चिम बंगाल के अगर चुनाव के रूप में देखें तो वहाँ के लिए भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अभी जो है वो पिक्चर बाकी है। एक तरीके से संकेत ये दिए और आगे भी वो जो महिलाओं को आरक्षण देने वाली बात है 33%, उसके लिए वो प्रयास जारी रहेंगे सरकार के। ये सीधा सीधा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। रात्रि प्रवास उन्होंने वाराणसी में ही किया और आज काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। जब दर्शन करने के लिए वो यहां से गुजर भी रहे थे तो भारी संख्या में महिलाएं सड़क के दोनों तरफ उनका अभिवादन करने के लिए वहां पर तैयार थी। हमने लोगों से बातचीत की, महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक उम्मीद और आस जो है वो अभी भी बरकरार है। बेशक जो संसद में अभी सफलता तुरंत नहीं मिली क्योंकि विपक्ष ने इसको बिल को का जो संशोधन था उसको रोक दिया, लेकिन आगे के लिए उन्हें उम्मीद जगी और अगली बार ज्यादा शक्ति के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं ताकि उनके लिए आरक्षण जो है वो आ सके, संसद में से लेकर और तमाम सदनों के लिए जो आरक्षण की बात है वो आ सके। तो एक बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महिला सम्मेलन के माध्यम से देने की कोशिश की, वो यहां से पश्चिम बंगाल तक जो है वो वहां के लिए आवश्यक हो जाता है और वहां तक भी ये संदेश निश्चित तौर पर जाता है, क्योंकि महिलाओं को केंद्र में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कल कार्यक्रम को संबोधित भी किया और उसके बाद जो आज वो दर्शन कर रहे हैं उसके बाद भी जो उनके स्वागत में तमाम लोग जो खड़े थे उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा देखी जा रही थी। तो आधी आबादी को एड्रेस करने के लिए और मतदाताओं के हिसाब से भी ये सिग्निफिकेंट बहुत हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा सीधा संदेश जो इस बार दिया है वो महिला सेंट्रिक हो जाता है और उसको उन्होंने एड्रेस करने की बात की, उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को और उसके साथ ही जो सरकार उनकी आई तब से लेकर जो महिलाओं के लिए योजनाएं चली उन योजनाओं को भी हाईलाइट करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो हम जब महिलाओं से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने भी अपने फीडबैक में यही कहा कि जो काम हुए हैं वो उसको निश्चित तौर पर नजर में रखते हैं और आगे आरक्षण की राह वो देखते हुए नजर आते हैं। जी, महिलाओं को संबोधित करना, उनके अधिकारों के हम एक तरीके से हम उनके अधिकारों को चाहते हैं कि वो सशक्त हों, लेकिन विपक्ष इसमें रोड़ा बन रहा है। ये जो संदेश वहां से प्रधानमंत्री ने देने की कोशिश की है, क्या ये इसका पश्चिम बंगाल के चुनावों में भी असर दिखाई दे सकता है? क्या इसीलिए ये भी एक स्ट्रैटेजिक डिजाइन है कि ये किया जाए, क्योंकि अगले दिन पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव है? इसको कैसे देखा जाना चाहिए? रोहन, क्या प्रधानमंत्री की इस तरीके की चुनाव के दौरान होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो उनके इवेंट्स हैं, क्या ये विपक्ष को लेवल प्लेइंग फील्ड से वंचित करते हैं? जी, किसने रोका है? विपक्ष के नेताओं को किसने रोका है? देखिए, ये राजनीतिक व्यक्ति होते हैं। इसमें अगर आप मोदी जी के पूरे साल का शेड्यूल देखें, इसके पहले भी 2 दिन वो सिक्किम थे, ये तो उनका ये प्रोग्राम पूरा एज अ पीएम ही इज ऑलवेज एक्टिव। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है। राजनीतिक पार्टियों को किसने किसको रोका है? जनता के सामने आप किसी भी रूप में जा सकते हैं, उनका प्री निर्धारित कार्यक्रम था। तो मुझे नहीं लगता है कि हर चीज पे सवाल उठाना चाहिए। मुद्दे पे आपकी राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, आप सवाल विपक्ष ये कहता रहा कि ये तो महिला आरक्षण को लेके पहले ही पास हो चुका है संसद में बिल। ये दूसरे तरीके से डिलिमिटेशन के चेहरे पर महिला आरक्षण का जो है वो मुखौटा लगाकर एक दूसरी चीज पास कराना चाह रहे थे, उसमें वो हमने होने नहीं दिया। और इसको महिलाओं के आरक्षण को की राह में रोड़े के तौर पर विपक्ष को दिखाना, ये जायज है क्या? बिल्कुल। आप मुझे बताइए, 75 साल से देश आजाद हुआ है। आज ज्यादातर किसकी सरकार थी? कांग्रेस या उसके साथियों की थी। कितनी बार उन्होंने प्रयास हुआ, आपको तो जानते हैं हिस्ट्री, कितनी बार प्रयास हुआ महिला आरक्षण दिलाने का और नहीं हुआ। जब आपकी नीयत ही साफ है, सबको मिलकर टेक्निकल रीजन से इसको रोकना नहीं चाहिए था। डिलिमिटेशन भी होने ही वाला था। आपने 2 मुद्दों को अगर देखेंगे टेक्निकली तो राज्य दक्षिण के राज्यों की बैठक घटने का मुद्दा एक साइड था और एक बार महिला आरक्षण की बात थी। जब सरकार ने दोनों को एड्रेस करने का साथ में अगर प्रयास किया तो आपको ये हो गया कि अगर ये पास हो गया तो बीजेपी को राजनीतिक फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपको लगा कि ये बिल पास होने से आपको राजनीतिक नुकसान होगा। आपने आपके राजनीति के फायदे नुकसान के चक्कर में महिला आरक्षण बिल को रोक दिया। ये पूरे देश की जनता आइए अब इसका जवाब भी ले लेता हूं। कोई इलीगल तो नहीं था, संजय सरकार जी, इलीगल ही था, वो भी होने ही वाला था। उसके साथ में सीटें बढ़ने के साथ में प्रधानमंत्री के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। विपक्ष का को लेवल प्लेइंग फील्ड से कोई इससे वंचित नहीं किया जाता। और दूसरे ये बात सही है कि नियत नहीं थी, इसलिए टेक्निकल मामलों में उलझाकर महिला आरक्षण बिल को आखिरकार नहीं पास होने दिया गया। जवाब बहुत जल्दी से संजय जी।
सुनिए, मेरे देश को, मीडिया को पहले धन्यवाद देंगे। मोदी जी पूजा करेंगे, मंत्र पाठ करेंगे पंडित जी को साथ में, वो भी दिखाए, बहुत बड़ी बात है। देश के बाद में मोदी जी नहाने जाएंगे, वो भी दिखाएंगे। मोदी जी बाथरूम में जाएंगे, हो जाएगा। थोड़ी अपनी भाषा पे कंट्रोल करिए, थोड़ी अपनी भाषा पे कंट्रोल करिए। आप अपनी वाणी विलास को अपने तक सीमित रखें, उससे ज्यादा ना बात करें संजय जी। आप पार्टी की बात आपके बीच में नहीं बोला, भाषा पे कंट्रोल करें। बेरोजगार में बात नहीं होगा, अपने पास आपके मुद्दे पर नहीं, आप मीडिया को बोला, आपको नहीं बोला। आपको मिर्ची नहीं लगना चाहिए, आपको मिर्ची नहीं लगना चाहिए, आपको नहीं बोला है, आपको नहीं बोला। आप चुपचाप रहिए, आपको बारी नहीं। आप कोई और डरता है, आप अपने मुद्दे पे बात करिए। यहाँ पे बैठ क्या तरीका ये बोलना, नहाते हुए दिखाएंगे? क्योंकि मजाक चल रहा है यहाँ पे। नेशनल टीवी पे आप कुछ भी बोलेंगे, सेंड कर लेंगे। आप अपनी बात करिए, अपने मुद्दे पे बात करिए। सुनिए, भाषा पे कंट्रोल मत रखिए अपना। ये तरीका नहीं है आपका दादागिरी वाली भाषा का। सुनिए, क्या तरीका है आपका? नहीं, इसका ये असल में नहीं, ये इस तरीके से कोई फैक्ट नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये जो आप संजय जी नहीं, आप बात ऐसी वाकई कह रहे हैं। संजय जी एक बात सुनिए, आप संजय जी, ये जो बार फिर इस तरीके में मेरे को आवाज डाउन करना पड़ेगा। अगर आप बात ही नहीं सुनेंगे तो मुझको आवाज आपकी रोकनी पड़ेगी। पहले बात सुनिए, ये जो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात आप हर 2-3 सेकंड में दिखा रहे हैं ना, इसको थोड़ा बंद कीजिए। जिस दिन अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मीडिया आपको भी दिखाएगा। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। अगर उनका जनता से सरोकार नहीं होता तो मीडिया नहीं दिखा रहा हो। तो ये जो आप ये जो खीज और झल्लाहट थोड़ी देर में दिखाते हैं, इसको बंद कीजिए। क्या इसी खीज और झल्लाहट में छिपा हुआ है कि पश्चिम बंगाल का किला आपको भी इस बार उतना सुरक्षित नहीं लग रहा है, इसीलिए डेस्परेशन है क्या? नहीं, कुछ नहीं। कुछ ऐसे मोदी जी 1000 मंदिर में जाने से, आप लाइव दिखाने से भी कुछ होने वाला नहीं है। जनता इस चीज से आज है, आज बेरोजगार से जनता तंग है, आज ये नौकरी से जनता तंग है, एजुकेशन से तंग है, हेल्थ से तंग है, अल्ट्रा इनोवेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बगल में देख के तंग है, क्यों करना पड़ रहा है आपको? सुनिए, बगल में कोई लिस्ट बना के रखी है आपने? वो पश्चिम बंगाल का डेटा दे रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल का डेटा आ गया, देश का नहीं है संजय जी। ठीक है, अब जरा गौतम दा के पास जाना पड़ेगा। गौतम दा, अब ये इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी चीज में सच्चाई क्या है और उसको पोर्ट्रे कैसे किया जाता है। यह भी राजनीति में कहा जाता है कि परसेप्शन इज मोर पावरफुल देन रियलिटी। महिला आरक्षण को लेकर समाज में क्या संदेश गया है संसद से, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उससे पश्चिम बंगाल की महिलाएं उसको कैसे देख रही होंगी? परसेप्शन की बात कर रहा हूं। बात तो ये है कि महिला आरक्षण होना चाहिए था, लेकिन अपोजिशन पार्टी जिसके उसका अपोज कर, जिस ग्राउंड से अपोज किया कि इसमें महिला आरक्षण के अलावा दूसरा कुछ पीछे छुपा हुआ था, ये पॉलिटिकली पोलराइज में ध्रुवीकरण तो है। अभी थोड़ी देर बाद मेरे को जो पता है, कार्यक्रम अभी महिला प्रधानमंत्री जी महिला सम्मेलन में एड्रेस करने वाले हैं। वो ये एड्रेस में उन्होंने वही बात दोहराएंगे कि महिला आरक्षण वो देना चाहते थे, विरोधी दल खास तौर पे टीएमसी उसमें शामिल है, जो करने नहीं दिया है। इसका इम्पैक्ट कुछ हो सकता है, कुछ नहीं होगा मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन क्या लक्ष्मी भंडार से वो अंगरख महिला आरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि नहीं, ये तो अब 4 तारीख ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है इस तरह से बना जाता है ताकि भले ही संजक से लगता है कि चुनाव का दिन, पहले भी प्रधानमंत्री ऐसे किया, केदारनाथ में ध्यान में बैठे थे चुनाव के दिन, ये देखा गया। इनका ये तो करते ही है, तो लेकिन इसके लिए तो कुछ, ये तो बाकी अपोजिशन पार्टी इसको मुकाबला कैसे करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जो कर सकता है कि जनता के पास जाना। और एक बात और बड़ी नोटिसेबल है प्रधानमंत्री की तरफ से, गृहमंत्री की तरफ से भी इस बार ये बात कई बार कही गई कि देश समृद्ध था जब अंग बंग कलिंग मजबूत थे, और अंग बंग कलिंग को इस बार फिर से मजबूत करना है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी बात, कोई भी लाइन यूं ही सामने लेकर नहीं आती है। रोहन, ये बात रिटरेट करने के, बार बार करने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, जिस प्रकार से आज टीएमसी एक नैरेटिव बाहरी और ये करते हैं
टीएमसी, कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी, ज्यादातर सरकार इनकी रही है पश्चिम बंगाल में। जो पश्चिम बंगाल पूरे देश को लीड करता था, ग्रोथ की, देश की जीडीपी में 10% हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल का होता था, आज ये कहां पे उसको लेके आ गया। आंकड़ों के तौर पे देखिए 7,000 इंडस्ट्री वहां पे छोड़ के जाइए ब्लैकमेल के कारण, वहां पे कोई पलायन वहां से ये हो रहा है। तो जब तक पश्चिम बंगाल को उसकी रौनक लौटाई नहीं जाएगी, और पश्चिम बंगाल की ये जनता जानती है, पर फिर भी इन्होंने डर का माहौल करके उनको रोका, करे आप वोट करेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पर इस बार जनता समझ चुके कि नहीं, हमको भाजपा को वोट। ये सवाल मैं समीर जी के पास भी लेकर जाना चाहता हूं। ये आपने बताया कि ये डेवलपमेंट जो है पश्चिम बंगाल को जोड़ना है, वो ये बात आपने पिछले चुनाव में भी रखी थी, डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, तोलेबाजी से जुड़ी हुई, भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, इनफैक्ट दादागिरी से जुड़ी हुई, ये तमाम बातें आपने पिछले चुनावों में भी रखी थी। इस बार क्या वो बातें हैं जो डिफरेंशिएटर हैं? समीर चौगांवकर साहब, क्या ऐसी बात आप देख रहे हैं जो डिफरेंशिएटर हैं, जिसके बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी का केस अगर मजबूत है तो मजबूत लगता है? देखिए, मुझे लगता है अगर आप पिछले चुनाव से अगर तुलना करें 2021 की, तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से हिंदुत्व की बात की थी, लेकिन बंगाल में वो चला नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि इस 5 साल के भीतर 2021 से लेकर 2026 के बीच भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, संघ ने जमीनी स्तर पर जिस तरीके से काम किया, और इस बार हिंदुत्व की जो बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ममता बनर्जी के जो टोल टैक्स की बात कर रहे हैं, जो कट मनी की बात कर रहे हैं, जो करप्शन की बात कर रहे हैं, जो महिलाओं को लेकर लॉ और ऑर्डर की स्थिति बहुत बंगाल में खराब है उसकी बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बंगाल जिस तरीके से बर्बाद हुआ उसका जिक्र कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की आज बहुसंख्यक जनता को ये लग रहा है कि भाई 15 साल ममता बनर्जी को दिए, उसके बाद भी उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि 15 साल के नाम पर ममता बनर्जी चुनाव लड़े। पूरे चुनाव प्रचार अभियान में ममता बनर्जी ने एक बार भी अपने 15 साल के कामकाज पर वोट नहीं मांगा। ये बताना है कि ममता बनर्जी के पास अपने 15 साल के काम गिनाने के लिए नहीं था। जी समीर सर, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, देखिए तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हाथों में त्रिशूल है, साथ में डमरू है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर जिसमें त्रिशूल एक तरीके से हाथ में ऊपर उठाकर एक ये मुद्रा जो है, ये एक तरीके से विजय मुद्रा जैसा इशारा भी है। मैं आपसे एक बात ये समझना चाहता हूं समीर जी, बंगाल के संदर्भ में कहा जाता रहा कि वहां ये जो हिंदू मुस्लिम प्लैंक है वो नहीं चलेगा क्योंकि वहां थाली का फर्क नहीं है, थाली एक जैसी है। क्या इस बार ये बात कुछ अलग होगी, या ये बात आज भी उतनी ही कायम है जितनी पहले कायम थी? नहीं गौतम भाई, ये पूरा बंगाल का ये बदल चुका है। जो पिछली बार तक था कि भाई बहुत ज़्यादा हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़े थे, ये बात सही है कि मुसलमान पूरी तरीके से ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ जुड़े रहे। अब इस चुनाव के अंदर हिंदुत्व का एक बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि लगातार उनको ये लग रहा है, जिस तरह से घुसपैठी की बात की, एसआईआर में जिस तरीके से नाम काटे गए, अमित शाह ने कहा कि भाई बंगाल को इसीलिए इन तस्वीरों के साथ साथ वो तस्वीरें भी रखनी पड़ी थी जिसमें मछली खा रहे थे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता? क्या इसीलिए ये बताना पड़ा कि हम हिंदू हैं, साथ में हमारी थाली एक हो सकती है लेकिन साथ में कुछ डिफरेंशिएटर्स भी हैं, इसीलिए ऐसा करना पड़ा क्या? रोहन, देखिए मुझे रोहन से सवाल कर रहा हूं मैं। देखिए वापस ये सारे मुद्दे हैं। देखिए आज पश्चिम बंगाल की आप पूरी कैंपेन आप देखेंगे, कहीं ना कहीं टीएमसी को ये लग रहा था कि अगर जो धरातल के मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के, कट मनी के, डर के, महिला सुरक्षा, आरजीकर हॉस्पिटल का मुद्दा पूरे देश ने देखा, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर इन मुद्दों पे चुनाव हो गया तो बुरी तरीके से लोग हारेंगे। डे वन से आज आप बात कर रहे हैं तुष्टीकरण हिंदू मुसलमान की राजनीति। सवाल ये था, इस समय प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें देख रहे हैं, डमरू और त्रिशूल के साथ हम तस्वीरें देख रहे हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें अनुराग ठाकुर दिखाई दे रहे थे, मंगलवार का दिन था, तिलक लगा हुआ था, गले में एक भगवा उनके अंग वस्त्र भी था, और साथ में वो मछली खा रहे थे। मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या संदेश भारतीय जनता पार्टी चुनावों के दौरान? संदेश साफ है, हमेशा हर राज्य की, हर रीजन की अपनी एक भावनाएं होती है, वहां की एक एस्पिरेशंस होती है, वहां का ट्रेडिशन होता है। कभी भी बीजेपी, इसीलिए वही मछली खाना हर राज्य की अपनी पश्चिम बंगाल के संदर्भ में करना पड़ेगा, उसमें राजनीति का लोकसभा में पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में वो गलत होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के संदर्भ में वो सही होता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हर रीजन की अपनी एक मानसिकता होती है। आज देखेंगे वहां पे अगर कामाख्या आप जाएंगे, आज माता जी की हम बात करें, जहां पे कोई भी माता मंदिर होता है नॉनवेज नहीं होता है, कामाख्या का अलग कल्चर है, असम का अलग कल्चर है। तो आपको जहां जो रीजन का कल्चर है उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। नहीं, आप ये बताइए, देखिए दिनेश जी, नहीं, आप लोग एक जैसी बात, एक जैसे विचार के पक्षधर रहे हैं,
एक देश एक निशान एक प्रधान वाली बात आपने, नहीं बात तो सुनिए, एक चुनाव वाली बात आप करते हैं, एक देश एक चुनाव वाली बात करते हैं, बिल्कुल। तो वो जो मानसिकता है वो यहां पर आकर थोड़ा अलग दिखाई देती है या संदर्भ अलग अलग है? देखिए, यही आपको समझना है, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि विविधता में एकता किसको कहा जाता है कि भाई आप अपनी विविधता रखते हैं, पर जिन मुद्दों पे राष्ट्र की बात हो तब एक बात होनी चाहिए, घुसपैठियों की बात है तब एक बात होनी चाहिए। समीर चौगांकर साहब भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, रोहन, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बात, मतलब मैं कह रहा हूं और उसके नीचे राजनीति में जैसा देश वैसा भेष की स्थिति है, जैसी स्थिति है वैसा पार्टी को बनना पड़ता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात में बहुत सिद्धस्त हो गया कि जहां जैसे चुनाव है, जहां जैसी राजनीति करना है उस समय वैसा रंग लेना है। और मुझे लगता है कुछ गलत नहीं है राजनीति के लिए। अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको वो उसी धारा चलना पड़ेगा। आप सिर्फ विचारधारा पर चलोगे तो आप नहीं जीत सकते। आपको हेमंता को लाना पड़ेगा आसाम के अंदर, आपको शुभेंदु को बंगाल में लाना पड़ेगा। आपको तो भाई चुनाव अगर जहां पर आप मजबूत नहीं है, दूसरे दल से नेता लाकर अगर आप मजबूत होते हो तब आपको विचारधारा का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि भाई हमारा विचारधारा का है कि नहीं। वो भले ममता बनर्जी की पाठशाला से निकला हो, लेकिन आपके लिए उस राजनीति में वो सूट करता है, उसके आने से आपको वोट मिलते हैं, पार्टी मजबूत होती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब जैसा देश वैसा देश की जो राजनीति करी है वो राजनीतिक दृष्टि से ठीक है, मैं इसे गलत नहीं मानता हूँ। विचारधारा नहीं छोड़ी, हिंदुत्व गौतम दा इसमें जल्दी से आपका कॉमेंट भी। नहीं, ये तो पहली बार दिखाई दिया। मोदी जी भी जिस काली मंदिर में गया था उसका प्रसाद भी नॉन वेजिटेरियन है, आमिष है, कलकत्ता में ठनठने कालीबाड़ी। तो लेकिन उन्होंने तो आमिष प्रसाद तो नहीं लिया, लेकिन नॉन वेज तो नहीं लिया, लेकिन जो वहाँ पे जाना कि हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज देने का कोशिश किया है। सबसे बड़ी बात तो है कि मुझे जो लग रहा है कि जो अभी तक जो चुनाव नतीजा आ रहा है 18% पोलिंग हो चुका है 9 बजे तक, मतलब ये 90% तक तो जा रहा है, क्लियर कट है, वोटिंग बहुत ज़्यादा ही होगा। ये इंडिकेशन था पहले से ही और क्लियर हो रहा है। पूर्वी बर्धमान में 20% चाबी है 9 बजे तक, तो मतलब बहुत जगह ऐसा दिखाई गया कि 94-95% पोलिंग भी हो सकता है। देखना है महिला का प्रतिशत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसके ऊपर डिसाइड करेगा। दूसरी एक चीज बंगाल का इस बार एक पिकुलियर एक है कि इस एरिया में आईएसएफ जो लड़ रहा है उसको बहुत, जो मुस्लिम एक पार्टी है उसका बहुत सारे लोग उसमें आ रहा है जनसभा में। वो अगर वोट कुछ ले लेते हैं तो वो ममता बनर्जी के लिए दिक्कत खड़ा हो सकता है। दूसरी बात, सीपीएम के तरफ से इस बार कुछ युवा कैंडिडेट किया गया है, कुछ जगह पे उनका भी प्रतिशत बढ़ रहा है। वो कुछ पिछले चुनाव में दूसरी स्थान पे भी आ चुके थे। ये अगर वोट सीपीएम को पास वापस जाता है, आईएसएफ वोट काटता है, दोनों एक अद्भुत स्थिति एक होता है, इक्वेशन में चेंज हो सकता है, जिसमें सीपीएम अगर पुराना वोट वापस लेते हैं, जो वोट भाजपा में चले गए थे, वो फायदा इलेक्टोरली ममता बनर्जी को हो सकता है। ये बहुत सारे कोई नया समीकरण दिखाई दे रहा है। हिंदू ध्रुवीकरण एक है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, वो बड़ा है, बात सही है, पहले से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? क्योंकि सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन जो हुआ था 2019, 50-60% हिंदू मतदाता बीजेपी को वोट दिया था। उसके बाद इसका प्रभाव पड़ा 2021 का चुनाव में, लेकिन 21 के बाद जो चुनाव हुआ उसमें 77 में 12 विधायक बीजेपी छोड़ के टीएमसी चले गए थे। आज बीजेपी 65 है, 65 से ऊपर उठना है, 77 से नहीं। दूसरी बात है कि जितना बाई इलेक्शन हुआ है, 21 बाई इलेक्शन में एक भी बीजेपी जीता नहीं है। तो पिछले कुछ 4-5 सालों में एक ध्रुवीकरण अगर बढ़ा है तो वो फायदा दे सकता है। क्या 2019 तक भाजपा पहुंच पाएगा उसी ध्रुवीकरण में, ये देखने वाली चीज है। ये जो आप बता रहे हैं कि जो पोलराइजेशन हुआ था 2019 में हुआ, 2021 में उसका फायदा हुआ, बाद के दिनों में ये उतना ही इंटैक्ट है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? क्योंकि बीच में ये कहा गया कि लोगों को खासतौर से मतुआ संप्रदाय के जो एक्सपेक्टेशंस थे, क्या वो पूरे हुए या उनको लगा कि बातें तो हुई और पूरे नहीं हुए? बहुत जल्दी से इस पर कमेंट आपका। मतुआ वोट काटा है बहुत ज्यादा। भाजपा ने कहा था सीए, याद होगा आपका, 2021 में
प्रधानमंत्री जी बांग्लादेश गए थे, मथुआ जो मंदिर है वहाँ पर गया था, वो एक मैसेज देने का कोशिश था। मथुआ कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ, लेकिन नाराजी जो है इसके लिए प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा मथुआ जो एरिया में जाके इस बार कि चुनाव के बाद हम आपको नागरिकता देंगे। लेकिन इतना दिन के बाद भी जो नागरिकता नहीं मिला, इसके कारण उसको मतदाता सूची से हट गया है। राइट। कम से कम 70 सीट है जहां मथुआ मतदाता प्रभावित